Okay, so today's discussion will be about a very important topic, respiration. Respiration की जो टर्म है ये एक ब्रॉड टर्म है एंड बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो जब हम इसको डिफाइन करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एज यू कैन सी हियर exchange of gases between organism and its environment or between blood and tissues is called respiration. So यहाँ पे एक बड़ी क्लियर चीज़ हमें मिल रही है कि रेस्पिरेशन जो है इट अकर्स एट टू लेवल्स बेसिकली. वन इज द ऑर्गेनिज्मिक लेवल जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं इन एनिमल्स स्पेसिफिकली, जिसमें एनिमल्स जो हैं अपनी बॉडी से गैसेस का इमिशन करते हैं थ्रू एक्सपायरेशन और इनटेक करते हैं इंस्पायरेशन के ज़रिए से और अपनी गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं. ठीक है. और दूसरा जो है लेवल वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिसमें सेल्स के लेवल पे रेस्पिरेशन हो रही होती है. सेल्स जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और डिफरेंट हाई एनर्जी या एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो है उनके अंदर मौजूद जो सी एच बॉन्ड्स हैं, हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है, सी एच बॉन्ड्स आर बेसिकली एनर्जी रिच बॉन्ड्स, उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज की जाती है. सो बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो दो लेवल्स के ऊपर हो रहा है. वन इज द ऑर्गेनिज्मिक लेवल एंड अदर इज द जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं या ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं. एंड अदर इज द सेलुलर रेस्पिरेशन विच अकर्स एट सेलुलर लेवल. इट बेसिकली अकर्स एट सेलुलर लेवल. ये जो है सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ इसके इवेंट्स साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस एंड सम इवेंट्स एक्चुअली टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके जी. The one thing you need to remember for this topic is at organismic level, the cellular respiration is called breathing or ventilation. So organismic level पे जो हो रही है respiration, this respiration is also known as breathing or ventilation. Breathing और ventilation का process भी इसको कहते हैं हम. Uh, Going next to our slides. सब अब breathing, which is also called, हमने पढ़ा, it is also called organismic respiration, or it is also known as ventilation. इसको हम ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं. सो ब्रीदिंग बेसिकली इज अ फिजिकल प्रोसेस. पहली बात जो ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस है वो ये है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स हैं, उनमें एल्व्यूलाई हैं, वो क्या करते हैं, दे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट. बेसिकली लंग्स खुद तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स हैं. लाइक हमारे पास जो है वो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो रिब्स के मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिससे लंग्स जो है वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पॉसिबल होती है. यानी एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स स्ट्रक्चर्स की फिजिकल मूवमेंट होती है और एयर का जो प्रेशर है उसको एक इस तरह से चेंज किया जाता है इनसाइड द लंग्स के इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पॉसिबल हो सकती है. इसको हम डिटेल के अंदर हमारे कमिंग जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कि हमारी मसल्स की हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स की हैं या डायफ्राम की हैं, वो कैसे कलेक्टिवली वर्क करके तो ये पॉसिबल करती हैं कि एयर लंग्स के अंदर और बाहर मूव कर सके. इन एनिमल्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स
इंस्पायरेशन अभी बात की कि ब्रीदिंग के अंदर एक प्रोसेस होगा इंस्पायरेशन, जिसमें एयर का इनटेक होगा, और दूसरा प्रोसेस होगा एक्सपायरेशन, जिसमें एयर का जो है रिमूवल होगा बॉडी के अंदर से। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग आउट एयर। ठीक है, एयर को बाहर फेंकना या बाहर रिलीज करना या इमिशन करना। अब देखिए यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे उसने इंस्पायरेशन के अंदर ये नहीं लिखा कि इनटेक और प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर ऑक्सीजन, बल्कि उसने लिखा है एयर। और यही एग्जैक्ट जो टर्म है वो आपके पास होनी चाहिए कि जब एनिमल्स बेसिकली इंस्पायर करते हैं, एक्चुअली दे आर नॉट ओनली टेकिंग इन ऑक्सीजन, वो तो होल एयर को जो है लंग्स के अंदर लेके जा रहे हैं, और फिर लंग्स उस एयर, होल एयर जो है उस एयर के अंदर से ऑक्सीजन को अपटेक कर लेते हैं। ठीक है, वहां से गैसियस एक्सचेंज हो जाती है एल्विलाई की सरफेस के ऊपर से, और एक्सपायरेशन में भी एयर को ही रिमूव किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो एयर एक्सपायर हो रही है इसके अंदर, और जो एयर इंस्पायर हो रही है इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। द अदर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल्स के लेवल पे होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे हमने ब्रीदिंग के लिए बात की थी कि ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, बट ऑन द अदर हैंड, कंट्रारी टू ब्रीदिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन इज बेसिकली अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो सेल्स के अंदर होता है। और इसमें सेल्स क्या करते हैं, इसमें बेसिकली सेल्स CH बॉन्ड्स, जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी फूड के अंदर ग्लूकोज ले रहे हैं, तो ग्लूकोज के अंदर मौजूद CH बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन में, और उससे क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, जहां जहां पे एनर्जी सेल को रिक्वायर्ड होगी, वही एनर्जी यूज होगी जो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में सेल ने रिलीज करवाई मॉलिक्यूल्स के अंदर से। जैसे सो बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन को इन शॉर्ट अगर हम कहें तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के अंदर से जो एनर्जी स्टोर्ड है उनके अंदर, उस एनर्जी को रिलीज करवा के दे रहा है, और वो एनर्जी फिर अल्टीमेटली हमारे सेल्स अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर पा रहे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड इवॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड। यस, हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और बेसिकली ब्रीदिंग के दौरान जो ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हैं वो अल्टीमेटली सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर यूज होती है। और ब्रीदिंग के दौरान जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से इमिट करनी होती है या रिलीज करनी होती है, वो बेसिकली यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर बनी है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनी है। सो इट अकर्स एट सेलुलर लेवल के ऊपर होती है। नाउ यहाँ पे ये सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी फॉर लाइफ, जैसे हमने पहले भी बात की कि सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जो एनर्जी यील्ड करता है फ्रॉम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, उनकी ऑक्सीडेशन करता है, और ये सेल्स के अंदर होता है, सेल्स के लेवल पे होता है। इसके कुछ स्टेप्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जैसे यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो कि जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। हम इसकी डिटेल के अंदर अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि टॉपिक का जो बाउंड्रीज है वो इन स्टेप्स की डिटेल्स नहीं है। अच्छा, इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद फिर कुछ 2 स्टेप्स फर्दर जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के हैं जो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। सो सेलुलर प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए अगर वन लाइनर की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स
मॉलिक्यूल्स में मौजूद एनर्जी को रिलीज करवाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। साथ में एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके जी, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास यहाँ पे अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट करें बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। सो वही वाले पॉइंट्स हैं जो पीछे हमने डिस्कस किए पिछली स्लाइड्स के ऊपर। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनटेक एंड रिमूवल ऑफ गैसेस होता है और एयर होता है बॉडी से, और सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। और ब्रीदिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जैसे लंग्स वगैरह के अंदर होती है, जबकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स के लेवल पे होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के अंदर, और इट अकर्स एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल, और इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व एनर्जी इन एनर्जी प्रोडक्शन। ये जो है ब्रीदिंग जो है एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन हमें पता है डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं सेल्स और उनसे एनर्जी रिलीज करवाते हैं और उस एनर्जी को फिर सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो एनर्जी जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी जो है वो जरूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंस है रेस्पिरेशन की। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू परफॉर्म सेलुलर एक्टिविटीज। वही बात है इसमें कि रेस्पिरेशन इस बात को इंश्योर करती है कि ऑक्सीजन सेल्स तक जाए और उस ऑक्सीजन को सेल्स यूज करके ऑक्सीडाइज करें एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को, और उनसे फिर जो है वो एनर्जी हासिल करें, रिलीज करवाएं, उससे एटीपी बनाएं और फिर उसको अपनी एक्टिविटीज के अंदर यूज करें। और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक्चुअली होती है एट सेलुलर लेवल। ये हमने पहले भी ये दोनों पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है कि इसमें ऑक्सीजन की कंजम्पशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। ओके जी, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक जो हमारा फोकस है अभी के लिए, वो है कि जी हाउ एयर इज अ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। पहली बात तो ये है कि रेस्पिरेटरी मीडियम का आपको क्लियर होना चाहिए। रेस्पिरेटरी मीडियम क्या है? रेस्पिरेटरी मीडियम बेसिकली कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम अपनी रेस्पिरेटरी गैसेस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ह्यूमन आर गेटिंग देयर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो ह्यूमन के लिए और बाकी तमाम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है उनके लिए, इवन फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स including both plants and all other organisms, the respiratory medium is what? Air. क्योंकि तमाम टेरेस्ट्रियल खुश्की पे रहने वाले, लैंड के ऊपर रहने वाले जानदार जो हैं, उनकी जो रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट है वो एयर से पूरी हो रही है। एयर से वो गैसेस को लेते हैं और एयर में ही गैसेस को रिलीज करते हैं। सो खुश्की पे रहने वाले जानदारों के लिए जो रेस्पिरेटरी मीडियम है वो बेसिकली एयर है। Now come to the other organisms which live in water. So the organisms which live in water, उनके लिए जो रेस्पिरेटरी मीडियम है वो वाटर है। they carry out the exchange of gases between their body and water. उनकी सराउंडिंग में जो रेस्पिरेटरी मीडियम मौजूद है वो वाटर है, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन मिक्स्ड है। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन, थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है वो अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के माइंड में क्रिएट होती है वो ये है कि गैसियस एक्सचेंज के लिए पानी में रहने वाले जानदार जो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं
वो वो वाली ऑक्सीजन है जो एक्चुअली वाटर के मॉलिक्यूल के पास है, यानी H2O वाटर के मॉलिक्यूल का फार्मूला है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन का एटम है, एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट ऑक्सीजन जो एक्चुअली इट इज़ नॉट दिस ऑक्सीजन जो गैसियस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल होती है पानी में रहने वाले जानदारों के लिए। ये वाली ऑक्सीजन कभी भी गैसियस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली वाटर के अंदर मिक्स्ड ऑक्सीजन होती है इन द फॉर्म ऑफ O2। वाटर जो है चाहे वो स्ट्रीम का है, किसी दरिया का है या किसी पॉन्ड का है, उसके अंदर ऑलरेडी जो है ऑक्सीजन मिक्स्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ O2, एंड इट इज़ दैट ऑक्सीजन एक्चुअली जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल होती है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद हमारे पास फिर यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं वाटर और एयर को एज अ रेस्पिरेटरी मीडियम, तो वाटर जो है एयर की निस्बत कोई अच्छा रेस्पिरेटरी मीडियम नहीं है। एयर जो है इट इज़ अ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम एज कंपेयर टू वाटर। उसकी सेवरल रीजंस हैं। उन रीजंस को क्लियर करने के लिए हमें एक चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करनी होगी, जो नीचे नोट्स की फॉर्म में दी हुई है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नोट में क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस takes place only by the process of diffusion, and there is no active transport mechanism for the gaseous exchange across the membranes. एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के जरिए से होता है, एंड एज वी ऑल नो दैट डिफ्यूजन इज अ रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम an area of high concentration to an area of low concentration. So जिस अब क्योंकि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होनी है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन और गैसेस ने मूव करना है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम है कि रेस्पिरेटरी मीडियम के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो ताकि वो बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ कर सके फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो व्हेन वी कंपेयर एयर एंड वाटर एज अ रेस्पिरेटरी मीडियम, तो जाहिर है वो ही जो रेस्पिरेटरी मीडियम में बेहतर होगा या ज़्यादा अच्छा होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी दूसरे की निस्बत। क्योंकि जितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतने डिफ्यूजन के रेट्स जो हैं उस रेस्पिरेटरी मीडियम से ज़्यादा हो सकते हैं और उतनी गैसियस एक्सचेंज ईजी हो सकती है। सो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए कुछ पॉइंट्स जो हैं हम स्टडी करेंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है दैट 1 लीटर ऑफ एयर कंटेन्स अबाउट 200 ml ऑक्सीजन। अच्छा, अगर हमारे पास एयर का 1 लीटर वॉल्यूम है, लीटर इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो हमारे पास उसमें 1 लीटर जो यानी 1000 ml एयर जो है उसमें 200 ml ऑक्सीजन होगी। जबकि अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है यानी इक्वल अमाउंट में ही, इक्वल वॉल्यूम में ही वाटर है, तो उसमें जस्ट 10 ml ऑक्सीजन होगी। यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो पानी में ज़्यादा और एयर के अंदर ज़्यादा है और पानी के अंदर कम है। तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि इसमें एयर ही ज़्यादा बेहतर रेस्पिरेटरी मीडियम के तौर पे काम करेगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से डिफ्यूज़ कर सकती है एयर के अंदर से एज कंपेयर टू वाटर। सो नीचे जो दूसरा पॉइंट है उसमें सेकंड पॉइंट में यही बात जो है उसको अप्रूव कर दिया गया कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेस 8000 टाइम्स मोर क्विकली इन एयर देन इन वाटर। यानी ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन रेट्स हैं वो 8000 टाइम्स हायर हैं एयर में एज कंपेयर टू वाटर। उसकी दो रीजंस हैं, एक तो एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वाटर की निस्बत ज़्यादा है, और दूसरी रीज़न उसकी ये है कि एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ज़ाहिर है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि वो एक गैसियस सब्सटेंस है
और जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, और वाटर के अंदर आपको पता है ये लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल नॉट बी एज मोबाइल एज दे विल बी इन गैसेस। सो डिफ्यूजन रेट्स जो हैं वो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी, यानी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। द थर्ड पॉइंट इज वाटर इज 8,000 टाइम्स मोर डेंस देन एयर, यानी वाटर जो है वो 8,000 टाइम्स ज़्यादा डेंसिटी रखता है। जब ये ज़्यादा डेंस है इसका मतलब है एयर की निस्बत इसकी वेंटिलेशन करना, यानी इसको बॉडी के अंदर इनहेल और एक्सहेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि एयर को इसकी निस्बत इनहेल और एक्सहेल करना बहुत आसान है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि वाटर इज़ 50 टाइम्स मोर विस्कस दैन एयर। ये अगेन जो है एक ऐसा पॉइंट है जो हमें बताएगा कि एयर जो है वो एक बेहतर रेस्पिरेटरी मीडियम है एज कंपेयर टू वाटर। इसको समराइज करने लगा हूँ, लास्ट लाइन है, वन लाइनर इसका पेश करने लगा हूँ। जब हम कंपेयर करते हैं एयर और वाटर को एज अ रेस्पिरेटरी मीडियम तो हम अच्छा है, या एज कंपेयर टू एयर वाटर जो है वो उतना अच्छा रेस्पिरेटरी मीडियम नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और वाटर में कम है, और एयर के अंदर ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन रेट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। इसकी वेंटिलेशन करना भी आसान है एयर की एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा डेंस भी है और इसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। सो इन शॉर्ट जो एयर है वो एक बेहतर रेस्पिरेटरी मीडियम होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। इट्स ऑल।